बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम हमारा एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जी बच्चों, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपका आज का टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ठीक हो गया। इसके अंदर से शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ तो फिज़िक्स में कहीं से भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आए तो वो ज़्यादातर क्या पूछता है, आपसे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट पूछेगा। लॉन्ग में आएगा तो वो किस तरह पूछेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करें, उसका फार्मूला लिखें और उसका प्रूफ भी दें। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसका किसी बैरूनी एनवायरनमेंट की चीज़ से कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे इस वक्त अभी मैं रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे रूम के डोर क्लोज़ हैं और बाहर से कोई भी डिस्टरबेंस मुझे नहीं हो रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ माई सिस्टम इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन की बात कर रहे हैं अपने इस चैप्टर में, तो इसलिए यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम हम कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड करने के दौरान एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर एक्शन की फ़ोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पर रिएक्शन की फ़ोर्स लगाता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बैरूनी बंदा, कोई और आदमी, कोई और एजेंसी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, तो इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। सबसे पहली बात क्या कि सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? जिन ऑब्जेक्ट्स को आप स्टडी में ला रहे हैं, जिनके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसको आप सिस्टम कह सकते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिर्फ यही डेफिनेशन है, द सिस्टम इन विच अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सर्टिंग फोर्स अपॉन वन अनदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आप इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतनी बात भी लिख दें तो काफ़ी होगा। और ये बात क्या है? द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। इसमें जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर तो सारे जानते हैं ना। इसके अंदर आपने गैस को फिल किया हुआ है और आप इस सिलेंडर को कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, यानी ना हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ना हम इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली कर रहे हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, यानी इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी बाहर से की कोई फोर्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इस सिस्टम को हम नाम दे सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एंड exerting a force upon each other but no external force acts upon them। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहला काम हमारा था आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना। अब अगली बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही वैलिड है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इस सिस्टम के अंदर कोई इवेंट हुआ है। इवेंट से मुराद ये, फ़र्ज़ करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जा रहे हैं, उनकी आपस में टक्कर हुई है, आपस में कोलाइड किया उन्होंने। तो कोलाइड करने से पहले उनका टोटल जो भी मोमेंटम था, कोलाइड करने के बाद भी उनका टोटल मोमेंटम वही होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा तब, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड ना रहे, यानी मैं भी जाके उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, और इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, यानी सेम नहीं रहेगा, उसमें तब्दीली आ जाएगी। अब ये सामने आपको एक फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है। ये फार्मूला इस तरह से है, फ़र्ज़ करें ये है एक ऑब्जेक्ट m1 का इनिशियल मोमेंटम m1 v1, और ये दूसरा मैस है m2, उसका इनिशियल मोमेंटम है। वेलोसिटी के साथ जब हमने प्राइम लगा दिया तो ये फाइनल मोमेंटम बन गया, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ये है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिला के टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिलाकर टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। सामने बनी हुई डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। इस डायग्राम में हम ऐसा करते हैं, एक सेकंड बस मुझे ज़रा देखने दीजिए। ओके, ठीक है। डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस है m2, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। अब हुआ ये, फ़र्ज़ करें ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा तेज़ था और इसने सेकंड ऑब्जेक्ट m2 को जाकर हिट किया। जब ये m2 को जाकर हिट करेगा, ज़ाहिरी बात है ये m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को मैं फ़र्ज़ करें नाम दे देता हूँ एक्शन की फ़ोर्स। कौन सी फ़ोर्स? एक्शन। और इसे मैंने F से ज़ाहिर किया है। दिस इज़ फोर्स ऑफ एक्शन, और इसे मैंने F से ज़ाहिर किया। तो फिर होगा क्या? न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो सेकंड ऑब्जेक्ट यानी m2 है, ये है m1 और ये है m2। अब m2 भी रिएक्शन की एक फोर्स लगाएगा, यानी ये जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है इसे मैं रिएक्शन की फोर्स कह सकता हूँ। नाउ दिस इज फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसे मैं F प्राइम से जाहिर कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, दोनों ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगी है, एक पर एक्शन की फोर्स लगी है, दूसरे पर रिएक्शन की फोर्स लगी है। तो फिर होगा क्या? दोनों ऑब्जेक्ट्स की न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उनके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी v1, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम। सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी v2, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम। तो ये तो था डायग्राम के बारे में। अच्छा, डायग्राम बनानी बड़ी ज़रूरी है। आप डायग्राम बनाया करें और उसके बाद फिर डायग्राम की एक छोटी सी कहानी लिखा करें, स्टोरी लिखा करें। डायग्राम के बारे में बताया करें कि इसमें क्या कुछ है, इसमें कोलिजन से पहले कैसा था, कोलिजन के बाद क्या था, कोलिजन के दौरान क्या हुआ। 3 चीज़ें आपने बतानी है।
कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी क्या थी, v1 v2। कोलिजन जब हुई तो क्या हुआ, m1 ने m2 पर एक्शन की फोर्स लगाई, m2 ने m1 पर रिएक्शन की फोर्स लगाई और फिर दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। जब दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई तो कोलिजन के बाद फर्स्ट मास की वेलोसिटी बन गई v1 प्राइम और सेकंड मास की वेलोसिटी बन गई v2 प्राइम। तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर जो आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, ये पूरे पैराग्राफ में इसमें कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं। तो ये आपने ज़रूर लिखनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर लेने हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स बाय m1 ऑन m2। ये देखें, हमारी डेरिवेशन का सबसे पहला पॉइंट ये है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपने m1 की वजह से m2 पर लगने वाली फोर्स को लिखना है। हम जानते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये करवाने का आपको मकसद ही ये था ताकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन की समझ आए। इसमें आप देखिए F क्या है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, डेल्टा P क्या है, मोमेंटम में तब्दीली, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में तब्दीली जिसके ऊपर फोर्स लगी है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप गौर करें, यहाँ पर फोर्स किसने लगाई है, फोर्स लगाई है m1 ने, फोर्स लगाई है m1 ने, किस पर लगी है, m2 पर। इसका मतलब है जो m1 ने फोर्स लगाई है, अगर मैं उसे F का नाम दूं तो राइट हैंड साइड पे जो मोमेंटम में तब्दीली आएगी वो किसकी आएगी, m2 की। तो आप गौर कीजिए, जो मोमेंटम में तब्दीली बताई गई है वो किसकी है, यहाँ पर लिखी हुई m2 की। एक बात याद रखें, जब भी चेंज निकालना हो तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो हमने m2 के फाइनल मोमेंटम यानी m2 v2 प्राइम में से m2 के इनिशियल मोमेंटम यानी m2 v2 को माइनस कर दिया और डिवाइड हम कर रहे हैं डेल्टा t से। ये डेल्टा t कौन सा टाइम है, जिस टाइम के दौरान ये सारा कुछ हुआ है। सो force by m1 on m2 is equal to change in momentum of m2 divided by time। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने एक्शन की फोर्स निकाल ली। ये कौन सी फोर्स है, एक्चुअली दिस इज एक्शन की फोर्स। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद देखिए फोर्स बाय m2 ऑन m1, ये जो रिएक्शन की फोर्स थी ना, ये वाली, ये जो बैकवर्ड लग रही है, ये वाली फोर्स, अब हम इसकी बात करने लगे। जो किसने लगाई है, m2 ने लगाई है, किस पर लगाई है, m1 पर लगाई है। तो फोर्स लगाई है m2 ने, इसको हमने f प्राइम का नाम दिया हुआ है। मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, m1 का, जिसके ऊपर फोर्स लगी है। तो यहाँ पर आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 डिवाइडेड बाय टाइम। फिर हमने क्या किया, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये देखें, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड। जब आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये है राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये है राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये किस लॉ के मुताबिक हम कह रहे हैं, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके मुताबिक हम कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो जब आप इस रिएक्शन को इस तरफ लेके आएंगे वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा और जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए, 0। ठीक हो गया। अब आप डेल्टा टी को भी इस तरफ ले आए, वो भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये ज़रा लंबे स्टेप में कर दिया, आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए
ये दो टर्म्स नेगेटिव वाली हैं, इनको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी। जब आप M1V1 को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे ये पॉजिटिव हो गई, इसी तरह M2V2 भी इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गई। अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली, दिस इज़ इनिशियल मोमेंटम ऑफ M1 एंड दिस इज़ इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2, दिस इज़ फाइनल मोमेंटम ऑफ M1, दिस इज़ फाइनल मोमेंटम ऑफ M2। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम अगर ऐड किया जाए, इसी तरह दोनों का फाइनल मोमेंटम अगर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है, सेम। ठीक है, एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं एक नज़र आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए टॉपिक को तैयार करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफ़ाइन करना है, फिर आप एग्जांपल देंगे फिर आप न्यूटन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद है उसका प्रूफ। ठीक हो गया। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मेरा ख्याल है आपके माइंड में। ओके जी, तो चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है वो अब डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो चलें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।